चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है, कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी। तो कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रमुख संशोधन जिन्हें मंजूरी प्रदान की गई है, तो इन योजनाओं को 2025-26 तक जारी रखा जाएगा और इनके लिए कुल 69,515.71 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी को अपनाया जाएगा। इसके लिए कुल 824.77 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस कोष का उपयोग प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली यानी यस्टेक, मौसम की जानकारी और नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी विंड्स जैसी पहलों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के विषय में। तो इसका उद्देश्य है बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक न रोकी जा सकने वाली सभी प्राकृतिक जोखिमों के प्रति एक किफायती और व्यापक फसल बीमा कवर प्रदान करना। RWBCIS बीमित किसानों को प्रतिकूल मौसम दशाओं जैसे कि वर्षा, चरम तापमान, तूफान, आर्द्रता आदि से होने वाले नुकसानों के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करता है। PMFBY और RWBCIS में किसानों के बीमा दावों का आकलन करने की पद्धतियां अलग अलग हैं। कवरेज, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। कवर की गई फसलें तो खाद्य फसलें हैं जिनमें अनाज, मिलेट्स और दालें हैं। तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक और वार्षिक बागवानी फसलें आदि हैं। कवर किए गए जोखिम देखते हैं तो बुनियादी कवर, फसल के नुकसान से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा, विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त कवर और फसल कटाई के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा यानी कटाई के बाद अधिकतम 2 सप्ताह तक, और स्थानीय आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा आदि। किसानों द्वारा देय प्रीमियम तो खरीफ फसलों के लिए 2% है, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% निर्धारित है। इसमें क्या कवर नहीं होता है, तो युद्ध, परमाणु जोखिम तथा रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों से होने वाला आर्थिक नुकसान इसमें कवर नहीं होता। योजनाओं के तहत प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में प्रमुख प्रयास तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल बेहतर गवर्नेंस और समन्वय के लिए है, यस्टेक ग्राम पंचायत स्तर पर उपज के प्रत्यक्ष आकलन के लिए, और विंड्स है फसल बीमा के लिए दीर्घकालिक एवं अति स्थानीयकृत मौसम डेटा तैयार करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है जल शक्ति मंत्रालय ने वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। तो पहली बार इस रिपोर्ट में भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP प्रस्तुत की गई है। इससे डेटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित होती है। भूजल की स्थिति तो भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता है। वैश्विक स्तर पर जितना भूजल उपयोग किया जाता है उसका 25% से अधिक अकेले भारत में उपयोग होता है। भूजल निकासी का 87% कृषि क्षेत्र में तथा लगभग 11% घरेलू क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि राज्यों में भूजल के 100% सैंपल BIS मानकों को पूरा करते हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के सैंपल में व्यापक संदूषण पाया गया है। सिंचाई के लिए योग्य तो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा आदि राज्यों में सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी का जल उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों के भूजल में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक है, इससे भूजल सिंचाई के लिए अनुपयुक्त बन जाता है। चिंताजनक मुख्य प्रदूषक तो नाइट्रेट जो कि राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, फ्लोराइड हरियाणा व कर्नाटक, आर्सेनिक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ के मैदान, और यूरेनियम राजस्थान एवं पंजाब आदि। भूजल की गुणवत्ता में गिरावट के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक तो औद्योगिकीकरण, भारी धातु, रसायनों और विलायकों सहित अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट को खुले में छोड़ना, कृषि प्रणालियां तो खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, शहरीकरण, अकुशल अपशिष्ट निपटान, सीवरेज लीकेज और लैंडफिल संदूषण। जलवायु परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन और अत्यधिक भूजल निकासी से जलभृतों की पुनर्भरण क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, देखते हैं भूजल संरक्षण पहल तो भूनीर पोर्टल, इसमें बेहतर भूजल विनियमन के लिए है। ये राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम तो ये जलभृतों के संधारणीय प्रबंधन के लिए है। अटल भूजल योजना तो समुदाय की भागीदारी से भूजल का संधारणीय प्रबंधन, और जल शक्ति अभियान ये वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन को बेहतर करने के लिए अभियान है।
ठीक है, ये बात की हमने भूजल संरक्षण पहलों के विषय में। बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वेड ने पारस्परिक सहयोग के 20 वर्ष पूरे किए। क्वेड के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति अपनी मूलभूत प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उन्होंने मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत प्रशांत क्षेत्र के देशों के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था को समर्थन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन की केंद्रीयता दर्शाती है कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने एवं क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने में इसकी अहम भूमिका है। क्वेड के विषय में जानते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रकार की रणनीतिक कूटनीतिक साझेदारी है। क्वेड का उद्देश्य एक ऐसा हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाना है जो न केवल खुला और स्थिर हो बल्कि सभी के लिए समावेशी और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। उत्पत्ति तो क्वेड का इतिहास दिसंबर 2004 से जुड़ा है, जब इन चारों देशों ने मिलकर हिंद महासागर में आई सुनामी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान की थी। इस समूह के देशों की पहली अनौपचारिक बैठक 2007 में फिलीपींस के मनीला में आसियान क्षेत्रीय फोरम के दौरान आयोजित की गई थी। हालांकि इसके बाद यह समूह कई वर्षों तक निष्क्रिय रहा। पुनः शुरुआत तो क्वेड के चारों देशों की पहली आधिकारिक वार्ता 2017 में फिलीपींस में हुई थी। भारत के लिए क्वेड का महत्व जानते हैं तो समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी। यह समूह भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र की व्यवस्था को अपने हितों के अनुसार आकार देने में सहायता करता है और यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने और इस क्षेत्र के अन्य हितधारक देशों व संगठनों के साथ साझेदारी बनाए रखने की स्वायत्तता भी प्रदान करता है। क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना तो यह समूह भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति और पब्लिक गुड्स उपलब्ध कराने वाले देश के रूप में स्थापित करने में सहायता करता है। आर्थिक लाभ तो यह समूह भारत को निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बनने के साथ साथ आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने में मदद करता है। चीन के बढ़ते प्रभाव से रणनीतिक रूप से निपटना तो इस मामले में भारत को क्वेड देशों ने नौसैनिक सहायता सहित कई अन्य प्रकार की मदद मिल रही है। क्वेड सहयोग के मुख्य स्तंभ जानते हैं तो पहला है समकालिक वैश्विक मुद्दों का समाधान करना, वैकल्पिक ऋण सहायता उपलब्ध कराना और उदार व्यापार प्रणाली स्थापित करना, हिंद प्रशांत के रणनीतिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियम और समझौता आधारित विश्व व्यवस्था सुनिश्चित करना। ठीक है, ये बात की हमने क्वेड सहयोग के मुख्य स्तंभों के विषय में। अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट पर एक मुश्त विशेष पैकेज की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी। तो डीएपी एक मुश्त विशेष पैकेज पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अलावा दिया गया है। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में मंत्रिमंडल ने किसानों को कम कीमत पर डीएपी उपलब्ध कराने के लिए डीएपी पर एक मुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी। यह सहायता पैकेज 31 दिसंबर 2024 तक के लिए था। अब इसे 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके विषय में जानते हैं तो ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फास्फोरस उर्वरकों में से एक है। डीएपी फसलों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का उपयुक्त स्रोत है। फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास, उनमें फूल लगने और बीज उत्पादन आदि के लिए आवश्यक है। इसका उत्पादन अनुकूल परिस्थितियों में अमोनिया के साथ फास्फोरिक एसिड की अभिक्रिया करके किया जाता है। ठीक है, भारत में उर्वरक सब्सिडी तो सरकार यह सब्सिडी उर्वरक उत्पादों आयातकों और किसानों को देती है। सब्सिडी देने का उद्देश्य किसानों को कम कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना आदि है। उर्वरक सब्सिडी के कुछ प्रकार निम्नलिखित है। पहला है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सब्सिडी। तो इसके तहत केंद्र सरकार उर्वरक कंपनियों को अलग अलग उर्वरक ग्रेड्स पर 100% सब्सिडी जारी करती है। आधार नंबर सत्यापन के बाद किसानों को वास्तविक मात्रा में बेचे गए उर्वरक के आधार पर कंपनियों को सब्सिडी जारी की जाती है। ठीक है, यूरिया सब्सिडी तो इसके तहत वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर किसानों को यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। सरकार यूरिया उत्पादन मूल्य और किसानों को बेचे गए अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच का अंतर यूरिया उत्पादकों को प्रदान करती है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति तो फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के बाजार मूल्य नियंत्रण मुक्त उर्वरक उत्पादक उर्वरक का बिक्री मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें उर्वरक उत्पादन में पोषक तत्व सामग्री के उपयोग के आधार पर वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, देखते हैं भारत में रासायनिक उर्वरक की अधिक खपत को कम करने के लिए उठाए गए हालिया कदम कौन से हैं।
तो नीम लेपित यूरिया, इसके तहत किसानों को आपूर्ति की जाने वाली 100% यूरिया का नीम लेपित होना अनिवार्य किया गया है। नैनो उर्वरक, तो इफ्को नैनो यूरिया का उत्पादन कर रहा है। पीएम प्रणाम, तो प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट मेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, तो इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है, वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना, तो ऑर्गेनिक उर्वरकों, जैव उर्वरकों और प्राकृतिक खेती आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं उर्वरक सब्सिडी से जुड़ी चिंताएं। तो राजकोष पर बोझ बढ़ना, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उर्वरक सब्सिडी का बजट 1.75 लाख करोड़ रुपए था। उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन, तो 2022-23 में एनपीके अनुपात बढ़कर 11.8 अनुपात 4.6 अनुपात 1 हो गया था। पर्यावरण पर प्रभाव, तो भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे अधिक खपत करने वाले देशों में शामिल है। इससे मृदा जल आदि प्रदूषित होते हैं। ठीक है, ये बात की हमने उर्वरक सब्सिडी से जुड़ी चिंताओं के विषय में बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस 2023-24 रिपोर्ट जारी की। तो इस रिपोर्ट में पहली बार 2022-23 में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस के माध्यम से देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक छात्र का डेटा एकत्र किया गया। UDISE प्लस रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो छात्र नामांकन, देश भर में स्कूल नामांकन में समग्र रूप से गिरावट दर्ज की गई। 2022-23 में 25.18 करोड़ स्कूल नामांकन हुए थे। 2023 से 24 में गिरावट के साथ 24.8 करोड़ नामांकन हुए थे। या 2018-19 से 2021-22 तक लगभग 1.55 करोड़ छात्रों यानी लगभग 6% की गिरावट को दर्शाता है। ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चे, बुनियादी स्तर पर यानी प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक 0 ड्रॉप आउट दर दर्ज की गई। ऐसा इस कारण क्योंकि आंगनवाड़ी व स्टैंड अलोन प्री प्राइमरी विद्यालयों के छात्रों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सीधी कक्षा 1 में प्रवेश दे दिया जाता है। उच्चतम ड्रॉप आउट दर माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 तक पर दर्ज की गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नामांकन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। प्रतिधारण दर यानी रिटेंशन रेट प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री स्तर पर अधिक देखी गई है। सकल नामांकन अनुपात, तो माध्यमिक स्तर को छोड़कर सभी स्तरों पर मामूली गिरावट दर्ज की गई है। GER शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर में नामांकन की तुलना उस आयु वर्ग की आबादी से करता है जो शिक्षा के उस स्तर के लिए आयु उपयुक्त है। स्कूल संबंधी अवसंरचनाएं, तो असम, ओडिशा, कर्नाटक में छात्र स्कूल अनुपात कम होने के कारण स्कूली अवसंरचनाओं का कम उपयोग हो रहा है। ठीक है, जानते हैं UDISE प्लस के विषय में। तो 2018-19 में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की UDISE प्लस प्रणाली विकसित की थी। इस प्रणाली को स्कूलों से संबंधित डेटा को कागजी प्रारूप में मैनुअल तरीके से भरने से जो समस्याएं उत्पन्न होती थी उन्हें दूर करने के लिए विकसित किया गया है। UDISE प्लस एक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म के माध्यम से स्कूल अवसंरचना, शिक्षक, नामांकन, परीक्षा परिणाम जैसे मापदंडों पर जानकारी एकत्र करता है। ठीक है, ये बात की हमने UDISE प्लस के विषय में अब बात करेंगे अगली न्यूज की जो है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत ने वैश्विक विप्रेशन का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त किया। तो भारत ने 2024 में कुल वैश्विक विप्रेशन का 14.3% हिस्सा प्राप्त किया है। गौरतलब है कि विदेश में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने देश में अपने परिवारों को भेजी जाने वाली धनराशि को विप्रेशन कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर विप्रेशन संबंधी ट्रेंड्स, 2024 में शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता भारत $129 बिलियन के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान है। विप्रेशन में यह वृद्धि OECD देशों में रोजगार संबंधी बाजारों की पुनर्बहाली के कारण हुई है। ज्ञातव्य है कि 2023 में भारत को $125 बिलियन का विप्रेशन प्राप्त हुआ था। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विप्रेशन, तो 2024 में इन देशों में विप्रेशन का स्तर 5.8% की वृद्धि दर के साथ $685 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। चीन के विप्रेशन में कमी, तो 2024 में चीन ने वैश्विक विप्रेशन का केवल 5.3% हिस्सा ही प्राप्त किया है। यह पिछले 2 दशकों में सबसे कम है। यह चीन की आर्थिक समृद्धि और वृद्धि जनसंख्या के कारण कम कौशल वाले प्रवास यानी इमिग्रेशन में गिरावट के चलते हुआ है। भारत में उच्च विप्रेशन में योगदान देने वाले कारक, तो प्रवास का स्तर। भारत दुनिया में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी वाले देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2023 तक 18 मिलियन से अधिक भारतीय नागरिक विदेशों में निवास कर रहे थे।
नए गंतव्य देशों में प्रवास, तो ज़्यादातर भारतीय प्रवासी अब तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले देशों में प्रवास कर रहे हैं। कुशल और अकुशल श्रमिक, तो भारतीय प्रवासियों में अत्यधिक कुशल पेशेवरों यानी आईटी, स्वास्थ्य देखभाल आदि से लेकर अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिक शामिल हैं। उच्च विप्रेशन का महत्व, तो प्राप्तकर्ता परिवारों के लिए महत्व, इसका उपयोग भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक खर्चों के लिए किया जाता है। इससे जीवन स्तर में प्रत्यक्ष रूप से सुधार होता है। व्यापक आर्थिक महत्व, तो यह विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। इससे विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी आती है और इससे चालू खाता और राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में मदद मिलती है आदि। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की। इसमें पहली न्यूज़ है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात कम होकर 2.6% हो गया है। यह अनुपात पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है। इसके विषय में जानते हैं। तो एनपीएस बैंकों के डिफॉल्ट या बकाया ऋण या अग्रिम होते हैं। वास्तव में एनपीएस बैंकों के ऐसे ऋण या अग्रिम होते हैं जिन्हें उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं हो रही होती है। जब मूलधन या ब्याज का भुगतान नियत समय पर नहीं किया जाता है या भुगतान में चूक होती है, तब वह ऋण बकाया कहलाता है। वही जब ब्याज या मूलधन की किस्त या दोनों 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है तो वह एनपीए बन जाती है। जेएनपीए उन सभी ऋण परिसंपत्तियों का योग है जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे तंबाकू बोर्ड की। तो हाल ही में तंबाकू बोर्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर बोर्ड ने बताया कि फ्लू क्योर वार्जिनिया तंबाकू उत्पादक किसानों की आय 2019-20 और 23-24 के बीच दोगुनी से अधिक हो गई। एफसीवी तंबाकू उच्च गुणवत्ता वाली और सुगंधित तंबाकू किस्म है। इसका सिगरेट के उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। एफसीवी तंबाकू के उत्पादन के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। जानते हैं तंबाकू बोर्ड के विषय में। तो इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्थापना संसद के तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत 1 जनवरी 1976 को हुई थी। उद्देश्य है तंबाकू उद्योग के विकास को बढ़ावा देना। साथ ही यह एफसीवी तंबाकू के उत्पादन, वितरण और निर्यात का विनियमन भी करता है। मंत्रालय है, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत कार्य करता है। ठीक है, बात करेंगे टाइटेनियम की। तो हाल ही में एक भारतीय फर्म एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम मिश्र धातु के उत्पादन के लिए वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग फर्नेस शुरू करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई। वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग का उपयोग स्टेनलेस स्टील, निकेल और टाइटेनियम आधारित मिश्र धातु जैसी कई मिश्र धातुओं का वैक्यूम स्थितियों में सुधार करने के लिए किया जाता है। इससे संबंधित धातु की संरचना में उत्कृष्टता और मिश्र धातु का समान संगठन सुनिश्चित होता है। टाइटेनियम के विषय में जानते हैं। तो प्रकृति इसकी कठोर, चमकदार और मजबूत धातु है ये। टाइटेनियम के दो मुख्य खनिज इसके हैं, इल्मेनाइट और रूटाइल। गुण है इसके, हल्का वजन है, कम घनत्व, संक्षारण रोधी, उच्च गलनांक आदि। उपयोग है मेडिकल इम्प्लांट में, पावर प्लांट कंडेंसर में, विमान के निर्माण में आदि। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की। तो एनआईए ने आतंकवाद और अपराध से जुड़े प्रमुख मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाकर 2024 में 100% दोष सिद्धि दर प्राप्त की। ये मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर एनआईए अधिनियम 2008 के तहत एनआईए की स्थापना की गई है। केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके दो क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी और जम्मू में है। कार्य और भूमिका, यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता तथा अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करता है। इन अपराधों की सूची एनआईए अधिनियम 2008 की अनुसूची में दी गई है। ठीक है, ये बात की हमने एनआईए के विषय में। देखते हैं केले की खेती। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में केले के निर्यात में 10 गुना वृद्धि दर्ज की। एपीईडीए के अनुसार अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन मूल्य के केले के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। जानते हैं इसके विषय में। तो आदर्श जलवायु, यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी खेती के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और 75 से 85% की सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आदर्श मृदा, तो अधिक गहरी और उपजाऊ दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच है। इसकी खेती के लिए मृदा में अच्छी जल निकासी, पर्याप्त उर्वरता और नमी होनी चाहिए। मृदा न तो बहुत अम्लीय और न ही अत्यधिक क्षारीय होनी चाहिए। केले की प्रमुख किस्में, तो डवार्फ, कैवेंडिश, रोबस्टा, मोन्थन, पूवन और नेंद्रन आदि। प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। बात करेंगे नोरो वायरस के विषय में।
तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नोरो वायरस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो जठरांत शोथ का कारण बनता है। इसे आमतौर पर पेट के फ्लू यानी स्टमक फ्लू के रूप में जाना जाता है। लक्षणों में मतली, उल्टी, दस्त आदि शामिल है। नोरोवायरस सामान्यतः सभी प्रकार की पर्यावरणीय दशाओं के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होते हैं क्योंकि वे शून्य से नीचे के तापमान के साथ साथ उच्च तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। यह वायरस मुख्य रूप से ओरल फेकल रूट से फैलता है या दूषित भोजन या पानी के सेवन से या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। नोरोवायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई विशिष्ट दवा विकसित नहीं हुई है। ठीक है, बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के विषय में। तो एनएमसीजी की कार्यकारी समिति ने गंगा नदी के कायाकल्प और स्वच्छता के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कई मुख्य पहलें शुरू की, जैसे चंदोली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना। वर्ष 2011 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करती है। एनएमसीजी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है। ये एनजीआरबीए की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी और 2016 में इसके स्थान पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से खत्म करना तथा उसका संरक्षण और कायाकल्प सुनिश्चित करना है। इसमें दो स्तरीय प्रबंधन संरचना शामिल है। पहले गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारी समिति, दोनों की अध्यक्षता एनएमसीजी का महानिदेशक करता है। ठीक है, बात की हमने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की। बात करेंगे न्यूट्रिनो की। तो वैज्ञानिक उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर के नीचे दो टेलीस्कोप को स्थापित कर रहे हैं। ये दोनों टेलीस्कोप क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का हिस्सा है। KM3NET एक डीप सी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका निर्माण भूमध्य सागर में किया जा रहा है। इसमें अगली पीढ़ी के न्यूट्रिनो टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी। ये टेलीस्कोप अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ में स्थित आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के समान ही है। देखते हैं न्यूट्रिनो के विषय में। तो ये छोटे कण बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं लेकिन इनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। ये ब्रह्मांड में मूलभूत उप परमाणविक कणों में से एक है और काफी संख्या में मौजूद है। महत्व है, उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से खगोल भौतिकी संबंधी जांच में मदद मिलती है, जैसे मिल्की वे आकाशगंगा, कॉस्मिक किरणें, डार्क मैटर आदि के बारे में नवीन जानकारी। ठीक है, बात की न्यूट्रिनो की। अब जानते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा त्रिनिदाद एवं टोबैगो। राजधानी की पोर्ट ऑफ स्पेन। हाल ही में त्रिनिदाद एवं टोबैगो में हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो अटलांटिक महासागर में दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का एक द्वीपीय देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के करीब वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और गुयाना के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। यह कैरिकोम यानी कैरिबियन कम्युनिटी का एक सदस्य है। भौगोलिक विशेषताएं इसकी पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ की नर्दर्न रेंज वेनेजुएला में एंडीज पर्वत श्रृंखला की तटीय श्रृंखलाओं का विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरिपो। झील है त्रिनिदाद में स्थित पीच झील दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक एस्फाल्ट झील है। प्रमुख नदियां हैं ओटोइरे और कारोनी। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।